हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में अपन ने कार्य ऊर्जा और शक्ति का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि वर्क क्या होता है, उसकी डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, वर्क कितने प्रकार का होता है। उससे आज आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल, यानी कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। आप देखते हैं कि कुछ बल ऐसे होते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जो रास्ते पर डिपेंड करते हैं, और कुछ बल ऐसे होते हैं जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे लेट सपोज यह कोई एक मास है, इसको आपको यहाँ नीचे की तरफ लाना है। गुरुत्वाकर्षण बल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप चाहे इसको इस रास्ते से लाइए, आप चाहे इसको स्ट्रेट लाइए, या आप चाहें तो इसको इस प्रकार से मूवमेंट करा के ला सकते हैं, लाइक डेट। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन में आप देखते हैं कि नीचे की तरफ अगर स्ट्रेट पाथ की बात करूं तो mg लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पाथ की बात करूं इस प्रकार से, तो इस वस्तु को इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलाने में जो किया गया कार्य होगा वह तो ज़ीरो होगा, क्योंकि इसका मास हर जगह क्या रहेगा, नीचे की तरफ लगेगा, mg जो बल होगा। और इसको अगर आप इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो लेफ्ट राइट ले जाने में, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में मूवमेंट कराने में किया गया कार्य जो होगा वह क्या होगा, वह तो शून्य हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली आपको नीचे लाने में किया गया कार्य ही होगा, तो इस रास्ते पर वह कार्य डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य, किसी बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य यदि रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है और पथ की प्रकृति कैसी है उस पर भी निर्भर नहीं करता है, प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता है, केवल उसकी प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, तो अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, तो ऐसे बल को संरक्षी बल कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो ऐसा कोई भी बल जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी रास्ते से ले जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार का जो बल होता है वह संरक्षी बल कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, स्थिर विद्युत बल जो होता है वह भी एक किसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और चुंबकीय बल, यह सब जो बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, स्थिर विद्युत बल हो गया और चुंबकीय बल हो गया, यह बल ऐसे हैं जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते हैं, केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे बल जो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, रास्ते पर निर्भर नहीं करते हैं कि वो किस रास्ते से होकर आया है, ठीक है, और पथ की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करते हैं, तो ऐसे बल को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल। सेकंड देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव यानी कि असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल जो है ये संरक्षी बल का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि यदि किसी बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य, किसी बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य
कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। यह केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर नहीं बल्कि पूरे रास्ते पर निर्भर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। अब आप घर्षण बल को देखते हैं तो घर्षण बल क्या होता है, जितना ज़्यादा रास्ता होगा हर रास्ते पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि रास्ता कैसा है, पथ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यह केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आप देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है यदि रास्ता बढ़ जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर, पूरे पाथ पर डिपेंड करता है। यह केवल अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव या असंरक्षित बल, जो पूरे पथ पर डिपेंड करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इसे असंरक्षित बल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। तो ऊर्जा की सिंपल सी परिभाषा होती है कि यदि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो यदि आपके पास ऊर्जा है तो वही ऊर्जा आपके काम में परिवर्तित होती है, बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ऊर्जा की सिंपल सी परिभाषा होती है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा कहलाती है उस वस्तु की। उसके पास जितनी ऊर्जा है वही ऊर्जा कन्वर्ट होके कार्य में बदलती है, उस ऊर्जा के इक्वली आप काम कर सकते हैं। तो कार्य करने की क्षमता जो होती है वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और इसका जो सीजीएस मात्रक है वह अर्ग होता है, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और एसआई मात्रक अर्ग होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जूल और अर्ग में अगर रिलेशन की बात करते हैं तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। सीजीएस यूनिट है जो कि सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि आपने देखा था कि जूल जो है वो कार्य की भी यूनिट थी जो कि F/D होता था, ठीक है। यानी कि 1 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है तो जो किया गया कार्य होता था वो 1 जूल कहलाता था, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वस्तु 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित होती है तब किया गया कार्य आप कहते हैं अर्ग। यह कार्य एक अर्ग कहलाता है, ठीक है। तो अर्ग और जूल क्या रिलेशन है, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, ठीक है। और किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को आप ऊर्जा कहते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु केवल और केवल तब काम कर सकती है जब उसके अंदर कुछ ऊर्जा होती है। ये इसके मात्रक हो गए। अगर मैं इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फार्मूला, तो इसका और कार्य का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है क्योंकि इन दोनों की यूनिट भी सेम है, mL2T-2। तो इन दोनों का विमी सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वह भी सेम होता है, mL2T-2। और कार्य की तरह यह भी एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। प्रत्येक काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपन ने देखा ऊर्जा की परिभाषा में कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। और क्षमता कब होगी, जब आपके पास ऊर्जा होगी। तो हर काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा के कोई भी काम संभव नहीं होता है। और ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार आपने देखा है कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती और न ही क्रिएट होती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण का जो नियम होता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे आप देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी,
ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है यह दो प्रकार की होती है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्टैटिक, और एक होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक और स्टैटिक, काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी या स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। देन लाइट एनर्जी, जो लाइट्स वगैरह में आपको एनर्जी दिखती है, दैट इज़ लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा जिसे कहते हैं। साउंड की वजह से जो ऊर्जा होती है दैट इज़ ध्वनि ऊर्जा या साउंड एनर्जी। जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, यह भी क्या है, एक एनर्जी के ही फॉर्म में आपको मिल रहा है, तो साउंड में भी एनर्जी होती है। ऊष्मीय ऊर्जा, हीट का मिलना भी एक ऊर्जा का ही फॉर्म है, जो ऊष्मा के रूप में आपको मिलती है, गर्मी लगना, ठंडी लगना, ये सारी चीज़ें क्या है, वो एक ऊर्जा का ही एक फॉर्म है। विद्युत ऊर्जा, लाइट्स जो आपको दिखती है सारी विद्युत के फॉर्म में, वो सब क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। रसायनों में रहने वाली ऊर्जा, केमिकल एनर्जी जो है, वो सब भी ऊर्जा का ही एक रूप है। और नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी ऊर्जा के एक रूप है। और यह सब रूप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा कभी भी न तो उत्पन्न होती है, न ही नष्ट होती है। तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यानी कि यह सारे जो ऊर्जा के रूप है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती और उत्पन्न नहीं होती। दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। तो यानी किसी वस्तु में उसकी स्थिति या गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कोई भी वस्तु है अगर रुकी हुई है, स्थिति है, ठीक है, तो स्थिति या मोशन में है, तो गति के कारण जो भी ऊर्जा होती है वह उसकी यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है, यांत्रिक एनर्जी, यह दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब इनको अपन वन बाय वन समझते हैं। अगर मैं पहले बात करता हूँ गतिज ऊर्जा की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी वस्तु में उसकी गति की वजह से जो ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में उसकी गति की वजह से जो ऊर्जा होती है वही उसकी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो अब देखिए, मानते हैं कि किसी वस्तु का मास m है। यदि किसी वस्तु का मास या द्रव्यमान m हो और अगर वह v वेग से गति कर रही हो, अगर किसी वस्तु का मास m हो और अगर वह v वेग से गति कर रही हो, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह ½ mv² होती है। काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट किया जाता है या इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉल में के और ई। तो काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में उसकी गति की वजह से होती है। अगर किसी वस्तु का मास या द्रव्यमान m हो और उसका वेग अगर v हो, तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होगी वो ½ mv² होती है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, m वस्तु का द्रव्यमान होता है और v वस्तु का वेग होता है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह पूरी तरीके से वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई हो तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। यदि कोई वस्तु रुकी हुई हो तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उसके अंदर केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा ½ mv² होती है, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, ठीक है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह mgh होती है। यदि किसी वस्तु के पास मास m है, द्रव्यमान, यह गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व, एंड h इज हाइट,
कि वह अर्थ के सेंटर से कितनी ऊंचाई पर है। तो अगर उसके पास मास है, जी है, और उसमें कुछ हाइट पर होती है, तो उसमें हमेशा कौन सी ऊर्जा रहेगी? स्थितिज ऊर्जा। तो एक रुकी हुई वस्तु जिसमें भी मास होता है, क्योंकि जी तो हर जगह अवेलेबल है और अर्थ की सेंटर से कुछ हाइट पर आप हमेशा है, तो अगर कुछ मास है तो आपके पास या उस वस्तु के पास हमेशा स्थितिज ऊर्जा रहेगी। ठीक है, तो मास की वजह से दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा, जो उसमें अगर वस्तु रुकी हुई हो तो हाइट गुरुत्वाकर्षण और m की वजह से होती है, और दूसरी होती थी काइनेटिक एनर्जी, जो कि ½ mv² होती है, जो उसके मास और वेग की वजह से होती है। और यही ऊर्जाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। देखिए किस प्रकार से, मानते हैं कि एक वस्तु किसी हाइट पर रखी हुई थी, यह अर्थ है, और एक वस्तु किसी हाइट पर थी, यहाँ से h हाइट पर थी। ठीक है, इसका कुछ मास था। तो अगर यह रुकी हुई है तो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है? अभी उसके पास स्थितिज एनर्जी होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि यह कुछ हाइट पर है, यानी कि इस वस्तु के पास अगर मास है तो इस पे जी लग रहा है नीचे की तरफ, और यह यहाँ से कुछ हाइट पर है, तो इसके पास जो टोटल स्टैटिक एनर्जी है वो कितनी है? mgh। ठीक है, अब यह वस्तु जब फ्री फॉल होती है नीचे की तरफ, तो क्या होता है? यह इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है तो जब यहाँ चल रही होगी तो इसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? ½ mv²। ठीक है, यानी कि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे कहाँ परिवर्तित हो रही है? गतिज ऊर्जा में। बट जब आपको पता है कि जब वो नीचे पहुँचने वाली होती है तो उसमें जब ऑलमोस्ट टकराने वाली होती है तब उसकी स्थिति क्या हो जाती है? जीरो। हाइट क्या हो जाएगी? जीरो। और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत तेज़ हो जाती है। तो जब अर्थ के जस्ट पास होती है तब उसके अंदर पूरी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ½ mv², और उसकी स्थितिज ऊर्जा पूरी की पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। और जब वो यहाँ पर टकराती है तो टकराने से क्या निकलता है? साउंड निकलता है, और साथ ही हीट होती है, गरम जैसा कुछ हो जाता है, और साउंड निकलती है। तो जब वह टकराती है तो वह गतिज ऊर्जा जो है वह साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा, साउंड एनर्जी और यानी कि ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है यदि कोई वस्तु फ्रीली अवस्था में ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऊर्जा के कई रूप होते हैं और ऊर्जा का किस प्रकार से एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्जन होता है। आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, शक्ति क्या होती है, उसकी यूनिट्स क्या होती है और सारी चीज़ें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नया कोई वीडियो डाला जाए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।